तो हम लोग जीएस में इतिहास देखा जाए। इतिहास देखे बहुत दिन हो गया। और आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो सभी लोग अच्छे हों। मौसम थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है और इस परिवर्तित मौसम में अपने को थोड़ा सा बचा के रखिए, क्योंकि इसमें सर्दी जुकाम की संभावना ज़्यादा रहती है। और वह होने का मतलब है कि आप मानसिक रूप से व्यथित हो जाएंगे किसी अन्य चीज़ के अंदेशे को लेकर। तो इसलिए इससे थोड़ा सा बचना अच्छा है। इतिहास में जो बातें हुई थी उस समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व के जो संगठन, राजनीतिक संगठन गठित हुए थे, उनकी बातें हुई थी। ब्रिटेन में जो संगठन गठित हुए थे भारतीयों द्वारा वो गठित किए गए थे या उदारवादी यूरोपियनों द्वारा गठित किए गए थे, उनकी भी चर्चा हुई थी। तो हम लोग अब आए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कहानी है उसको इसके संस्थापक ह्यूम माने जाते हैं कि ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और इन्हीं के प्रेरणा से यह संगठन स्थापित हुआ। ह्यूम ब्रिटिश सेवा में थे, आईसीएस थे। 1870 से 1879 के बीच भारत सचिव यहाँ सचिव पद पे रह चुके थे। तो इसलिए एक आईसीएस के द्वारा इस संगठन, भूतपूर्व आईसीएस के द्वारा एक इस संगठन की स्थापना की गई। तो ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो मतलब लगता है कि एक राजनीतिक संगठन जो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रही है और उसी ब्रिटिश सरकार के एक प्रमुख अधिकारी, भूतपूर्व अधिकारी द्वारा इसका गठन किया जाए तो कितना विसंगतिपूर्ण लगता है। लेकिन इसके पीछे के जो उद्देश्य हैं और जिस कारण से इसकी स्थापना की गई थी वो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के विरोधागामी नहीं था। ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीयों के घनिष्ठ संबंध हो, यह संबंध मधुर हो और भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार जो भी कर रही है और उसमें जो कमियां रह जा रही हैं या भारतीय जो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए इन कमियों को उजागर करने और भारतीयों को अधिक से अधिक संतुष्ट करने के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। हम लोगों ने इंडियन एसोसिएशन की बात की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस द्वारा यह संगठन स्थापित किया गया था। हालांकि इसके अध्यक्ष उस समय मनमोहन घोष को बनाया गया था। आनंद मोहन बोस सचिव थे, बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी सचिव बने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1882 में ही कहा था कि हमें एक अखिल भारतीय संगठन गठित करना चाहिए। यानी ये जो संगठन अभी तक आप देख रहे थे वो मद्रास महाजन सभा हो या बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो या इंडियन एसोसिएशन हो, ये सभी एक तरह से क्षेत्रीय संगठन थे, एक एक प्रेसिडेंसियों में कार्य कर रहे थे। लेकिन अखिल भारतीय स्तर का कोई संगठन अभी तक गठित नहीं हुआ था। उस तरह के संगठन गठित करने के विचार अनेक नेताओं के मन में था और उसकी अभिव्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के गठन के समय ही, इसके नामकरण के समय ही बता दिया था कि इसका नामकरण इंडियन एसोसिएशन क्यों रखा गया था। उन्होंने कहा था हम नहीं चाहते, हमारे मन में एक अखिल भारतीय संगठन का स्वरूप विकसित हो रहा है और हम चाहते हैं कि यह जो संगठन है इसका नामकरण ऐसा हो जिससे कि आगे हम इसे अखिल भारतीय स्वरूप दे सकें। अगर बंगाल एसोसिएशन इसका नाम रहता है तो हम यह एक सीमित क्षेत्र को ही बोधित कर पाएगा। इसलिए उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की बात उसी समय 1776 में ही की थी। बाद में 1882 में 1882 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि हम अगले वर्ष इंडियन एसोसिएशन एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाना चाहता है और उस सम्मेलन को बुलाया गया दिसंबर 1883 में। दिसंबर 1883 में नेशनल इंडियन
कॉन्फ्रेंस, नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कलकत्ता में। और इस कॉन्फ्रेंस को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में बुलाया गया और इसकी अध्यक्षता की थी रामतनु लाहिड़ी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ, कॉन्फ्रेंस जो हुआ, वो कलकत्ता में हुआ दिसंबर 1883 में। इस सम्मेलन में विभिन्न इंडियन एसोसिएशन द्वारा विभिन्न प्रेसिडेंसियों के राजनीतिक संगठनों को और प्रमुख लोगों को निमंत्रण भेजा गया था। कुछ लोग इसमें आए थे। उसी समय कलकत्ता में एक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी, एक मेला भी लगा हुआ था, तो उसमें भी कुछ लोग आए थे और वो दोनों अटेंड किए, उस प्रदर्शनी को भी अटेंड किए और इस कॉन्फ्रेंस को भी अटेंड किए। फिर 1884 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी पूरे देश का दौरा करते हैं और फिर 1885 में वो दूसरा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसे आप इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अगर कहीं मिलता है तो उसे आप कंफ्यूज ना हो, कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुआ, यह दूसरा, यह तो प्रथम है और दूसरा जो आयोजित हुआ यह 1885 में होना था। 1885 में हुआ भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे 1885 में आयोजित किया। 25 दिसंबर 1885 को इसका आयोजन होना था। इसी समय ह्यूम भी एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहते थे पूना में। तो अब दोनों सम्मेलन एक साथ कैसे हों, तो इस बात को लेकर कुछ विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि उमेश चंद बनर्जी ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी से यह आग्रह किया कि आप अपने सम्मेलन को स्थगित कर दें। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस आदि ने इस बात को नहीं माना। उन लोगों ने कहा कि हमारे सम्मेलन को पहले से ही घोषित किया जा चुका है और आप पहले बताए होते तो कुछ किया भी जा सकता था। अब इन वक्त पे बता रहे हैं तो इसमें क्या किया जा सकता है, हमारा सम्मेलन चलेगा। तो इसलिए इसके बाद 28 से 31 दिसंबर 1885 को जो बम्बई वाला कॉन्फ्रेंस था, जो पूना में होना था, उसको ह्यूम वाली पार्टी का उसका कॉन्फ्रेंस निश्चित किया गया, यानी इसके बाद निश्चित किया गया। तो पहले ये आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, दूसरा कॉन्फ्रेंस 85 में हुआ, फिर आपका इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में उसका पहला कॉन्फ्रेंस हुआ या पहला सम्मेलन हुआ। सम्मेलन कहिए या कॉन्फ्रेंस कहिए। अब ये परिस्थितियां 1883 की परिस्थितियां क्या हैं, इन परिस्थितियों को देखिए। 1876 में लीटन गवर्नर जनरल बन के आए थे और लीटन का जो कार्यकाल था बड़ा विवादित कार्यकाल था, क्योंकि ढेर सारे निर्णय वो भारतीयों के विरोध में लिए थे। जैसे ICS की परीक्षा की उम्र घटाना, आर्म्स एक्ट पारित करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करना, तटकर को घटा देना। तो इस तरह के निर्णय लीटन द्वारा लिए गए थे। और फिर रिपन का जब कार्यकाल आया तो रिपन उदारवादी गवर्नर जनरल माने जाते थे। अब तक के जितने भी गवर्नर जनरल थे उसमें से सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल रिपन माने जाते थे। रिपन के काल में घटना घटी जिसे जो आपको पता है इल्बर्ट बिल का। इल्बर्ट बिल की घटना से क्या हुआ कि यहाँ अब यूरोपियन और भारतीय दोनों दो धड़े में आ गए। यूरोपियनों ने इल्बर्ट बिल का विरोध किया और उन्होंने एक इसके लिए संगठन गठित किया, यूरोपियन एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन का गठन करके इस इल्बर्ट बिल का विरोध यूरोपियनों द्वारा किया जा रहा है। भारतीयों के जितने भी संगठन थे, विशेषकर इंडियन एसोसिएशन, वह इल्बर्ट बिल का समर्थन कर रहा है क्योंकि ये भारत के भारतीयों के पक्ष में था। तो यहाँ यह बात साफ हो गई कि यूरोपियनों के और भारतीयों के हित अलग अलग हैं। तो एक तो ये घटना है। दूसरी घटना यह है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली में
कलकत्ता के एक न्यायाधीश मारिस पर टिप्पणी कर दी थी, उनके एक निर्णय पर टिप्पणी कर दी थी। शालिग्राम की कुछ मूर्तियां थीं और दो भाइयों के बीच विवाद था उन मूर्तियों को लेकर। जज ने उन मूर्तियों को कोर्ट में मंगाया और देखकर कहा कि ये 100 साल से अधिक पुरानी नहीं हो सकती। इसी पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली में टिप्पणी की थी कि मारिस ने इस निर्णय के माध्यम से यह तो साबित कर दिया कि वह न्यायाधीश बनने के योग्य नहीं है। यानी अपनी अयोग्यता को उसने साबित कर दिया। कोई व्यक्ति देखकर, आप पुरातत्व विशेषज्ञ तो है नहीं, पुरातत्वविद तो है नहीं कि आप देखकर बता दे रहे हैं कि कितने साल की मूर्ति है ये। तो इस बात को लेकर कोर्ट ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया और 2 माह की सजा मिली। 2 माह की सजा मिली। 1875 में एक संस्था गठित हुई थी, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस द्वारा यह संस्था गठित की गई थी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS से जब निकाले गए थे उसके बाद वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा एक विद्यालय स्थापित था, कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, उसके वो प्राचार्य थे। वो भी इस एसोसिएशन से जुड़ गए। तो युवाओं के घनिष्ठ संपर्क में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ गए। जब यह सजा सुनाई गई थी 2 माह की, तब कलकत्ता के नौजवानों ने कोर्ट पर हमला किया था, उसके कांच वगैरह तोड़े थे, हड़ताल की थी। 2 माह की सजा जब पूरी हुई तब इनके मुक्ति होने की तिथि जो थी वो आपकी जुलाई थी। और यह जो जुलाई की तिथि है, यही तिथि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने की तिथि है। तो ब्रिटिश सरकार डर गई कि ऐसा न हो कि भारत में भी एक क्रांति शुरू हो जाए। तो कलकत्ता में एहतियातन बड़ी व्यवस्था की गई, सेना को सतर्क रहने को कहा गया, सभी सैनिकों को 20-20 राउंड गोलियां दे दी गई थी पहले से। तो इस तरह का माहौल उस समय कलकत्ता में बना था। और इसी माहौल के बीच 1884 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पहला जो अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस है, अखिल भारतीय स्तर का एक सम्मेलन बुलाने की बात इसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। जब जेल से रिहा हुए तो उन्होंने एक मीटिंग की और उसमें नेशनल फंड स्थापित करने की बात कही गई कि एक राजकोष, एक कोष स्थापित किया जाए जिससे आगे के आंदोलन को संचालित किया जाए। हालांकि उस कोष में इंडियन एसोसिएशन के ही लोग थे, अन्य लोग नहीं थे, अन्य प्रेसिडेंसियों के या अन्य संगठनों के लोग नहीं थे। इस बात की आलोचना भी हुई कि अभी जो समय है उसमें सबको एक साथ लेके चलने की है। विभिन्न बम्बई के कुछ पत्रिकाओं ने भी इस बात को कहा कि ऐसे में से एक ही संगठन के लोगों से कोई कोष बना हो तो उस पर सभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि एक सम्मेलन अखिल भारतीय स्तर का प्रति वर्ष बुलाना चाहिए। इस वर्ष कलकत्ता में, अगले वर्ष बम्बई में, उसके अगले वर्ष मद्रास में, इस तरह से पूरे देश में वो सम्मेलन होना चाहिए। तो इस तरह की बातें आ रही थी। इसी संदर्भ में 1884 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस कॉन्फ्रेंस की बात की थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रथम दिसंबर 1883 में यह बुलाया गया। इसके पहले भी 1876 दिसंबर 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन किया था। 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार लिटन के काल में हुआ। उस समय अकाल पड़ा हुआ था मध्य भारत और दक्षिण भारत में। इसके बावजूद भी यह भव्य समारोह किया गया। और समारोह क्यों किया गया? इसलिए किया गया यह बताने के लिए कि ब्रिटिश की महारानी ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण कर ली है, यानी भारत की भी वो महारानी बन गई हैं। इस बात को बताने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया। और कुछ पत्रिकाओं ने यह भी कहा कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, इससे तुलना भी की गई इनकी। उसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी हिंदू पैट्रियट की ओर से एक पत्रकार की हैसियत से उस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। हिंदू पैट्रियट के एक पत्रकार की हैसियत से उस दिल्ली दरबार में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शरीक हुए थे। और उसी समय उन्होंने अखिल भारतीय स्तर का एक पत्रकारों का एक सम्मेलन उन्होंने बनाया था जिसे नेटिव प्रेस एसोसिएशन बोला जाता है। तो अखिल भारतीय स्तर का अगर कोई एसोसिएशन बना तो वो आपका 1876 का नेटिव प्रेस एसोसिएशन है। नेटिव प्रेस एसोसिएशन है।
तो नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1876 में ही बन गया। 1883 में यह पहला कॉन्फ्रेंस हुआ। 1885 में दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ। ये दोनों कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए थे। इधर ह्यूम जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रभावित थे, ब्लाउतस्की से प्रभावित थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी को आप देख चुके हैं कि वो तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करती है। ह्यूम को कुछ लोगों ने, उनके मित्रों ने इस बात का विश्वास दिला दिया था कि लिटन के कार्यकाल के बाद भारत में विद्रोह का एक माहौल बना हुआ है और सुदूर क्षेत्रों में भी लोग, जो विभिन्न वर्ग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जनजातीय हैं, तो इन लोगों में भी एक रोष का भाव है और वो सब लोग अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं एक माकूल समय आने पर विद्रोह करने की। उन्होंने कहा कि मुझे 7 जिल्दें दिखाई गई, ऐसी हजारों गुप्तचरों द्वारा यह तैयार की गई थी, जिसमें यह दिखता था कि विद्रोह के लिए लोग संगठित हो रहे हैं। इस बात को उन्होंने सामने रखा डफरिन के। डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके सामने रखा गया। इस विद्रोहों से बचने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए ह्यूम ने सोचा कि एक जो भी विभिन्न प्रेसिडेंसियों के जो राजनेता हैं, उन राजनेताओं को का सम्मेलन बुलाया जाए समय समय पर, और भारत के जो सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर उनसे विचार विमर्श करके इस संदर्भ में कार्रवाइयाँ की जाए। तो उनका उद्देश्य था कि इन जो राजनेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इनको बुलाकर सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाए। और इसी प्रारूप को लेकर वो डफरिन से शिमला में मिले थे। डफरिन ने कहा था, ऐसा कहा जाता है कि डफरिन ने कहा कि सामाजिक विषयों पे आप अगर चर्चा करते हैं तो उससे बहुत लाभ नहीं होगा। ऐसा है कि इस सम्मेलन में राजनीतिक विषयों पे चर्चा करिए। राजनीतिक विषयों पे चर्चा करने से यह होगा कि जैसे महारानी का प्रतिपक्ष ब्रिटेन में है, यानी ब्रिटेन में जो विपक्षी दल जो कार्य करता है, उसी तरह का एक संगठन हमें मिल जाएगा और वो समय समय पर हमें बताते रहेंगे कि हमारी नीतियाँ कहाँ भारतीयों के हित में नहीं है या उसमें क्या कमियां हैं, जिससे हम उससे सुधार कर लेंगे। यह बात ह्यूम और डफरिन के बीच तय हुई। ह्यूम के जो जीवनी लेखक हैं वेडरवन, विलियम वेडरवन, उन्होंने जो बात लिखी है उससे ये बात स्पष्ट होती है। उमेश चंद बनर्जी ने भी जो बातें लिखी हैं उससे भी यही स्पष्ट होता है कि डफरिन ने राजनीतिक दल बनाने का सुझाव दिया था। 1883 में ही ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक पत्र लिखा था कि कितने ही अच्छे मंसूबे के लोग हों, लेकिन वो अगर अकेले अकेले हैं तो शक्तिहीन है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है एकता की, संगठन की और एक निश्चित तथा स्पष्ट कार्रवाई की। तो इस तरह से उन्होंने युवाओं को यह पत्र लिखकर, कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम युवाओं को यह पत्र लिखकर इस बात के लिए प्रेरित किया था कि आप संगठन बनाओ और आपके सर पर जो जुआ है इसके लिए आपको त्याग और बलिदान, इसको उतारने के लिए आपको त्याग और बलिदान करना होगा अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो इस तरह की बातों 1883 में अपने पत्र में, जो पत्र उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों के नाम लिखी थी, इस पत्र में वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि कितने भी अच्छे मंसूबे का कोई व्यक्ति हो, अगर अकेले अकेले हैं तो वो शक्तिहीन है। आवश्यकता किस बात की है? एकता की, संगठन की और कार्रवाई की एक निश्चित और स्पष्ट प्रणाली की। 1884 में ह्यूम अंतरंग मंडल और अपने पार्टी की बात करते हैं। अंतरंग मंडल और अपनी पार्टी की बात करते हैं। यानी इन दो दलों की अगर बात कही जाए कि इसके संस्थापक कौन है, इसको किसने स्थापित किया, तो आप कहेंगे कि ह्यूम ने, क्योंकि 1884 में वो इन दलों की बात करते हैं, घूमते हैं। तो जब फिर 1884 में रिपन का कार्यकाल समाप्त हो गया, रिपन जाने लगे। रिपन से ह्यूम की दोस्ती थी। ह्यूम रिपन की विदाई, रिपन ने संभवतः बंबई में ह्यूम को बुलाया था, क्योंकि रिपन और
डफरिन के बीच जो बात हुई थी संभवतः उसे बताने के लिए रिपन जब अपना रिटायर हुए, जब डफरिन उनका पद संभाले, उस पद पे आए, तो रिपन ने कुछ बातें डफरिन को बताई थी कि हर प्रत्येक पदाधिकारी, जब नया पदाधिकारी आता है तो उसको कुछ बातें अपने काल की बताता है जो उसे अनुभव होता है आगे के अच्छे कार्यों के लिए। तो उन्होंने बताया था कि ये जो समय है भारत के शिक्षित वर्गों का है, तो ये ध्यान रखा जाए कि शिक्षित वर्गों को संतुष्ट रखने का प्रबंध किया जाए हर तरह से। तो यह बात उन्होंने डफरिन को बताई थी। रिपन ने ह्यूम को बम्बई बुलाया। रिपन अकेले नहीं गए, वो सभी जो भी प्रेसिडेंसी के नेता थे विभिन्न प्रेसिडेंसियों को, उनको भी प्रेरित किया कि आप लोग चलिए और रिपन की विदाई की जाए। तो रिपन की विदाई के लिए वो सबको प्रेरित किए और बम्बई में रिपन को विदा किए। उसके बाद रिपन जब चले गए तो वो स्वयं 84 अंत में रिपन बम्बई से गए। वो 2-3 माह बम्बई रुक गए और इसी दौरान एक मीटिंग बुलाई गई बम्बई में, जिसमें बम्बई के सभी महत्वपूर्ण नेता थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदौन जी, त्र्यंबक जी, दिनशा बाचा, तो ये रानाडे भी थे। तो ये सभी प्रमुख व्यक्तियों की एक मीटिंग हुई और उसमें यह तय हुआ कि एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, एक राष्ट्रीय एसोसिएशन, अखिल भारतीय एसोसिएशन का गठन किया जाए और टेलीग्राफ एजेंसी का गठन किया जाए। तो 2 निर्णय हुए इस बैठक में कि एक टेलीग्राफ एजेंसी का गठन किया जाए, और एलिफेंटन कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनके घर पे ये मीटिंग हुई थी बीच कैंडी बीच पर। तो उसी में यह तय हुआ, 2 निर्णय हुए। पहला तो एक राष्ट्रीय स्तर का एसोसिएशन गठित किया जाए और दूसरा टेलीग्राफिक एजेंसी का गठन किया जाए। टेलीग्राफिक एजेंसी क्या करेगी? टेलीग्राफिक एजेंसी भारत में विभिन्न जो समाचार हैं उन समाचारों को एकत्र करेगी और उन समाचारों को वह लंदन के समाचार पत्रों को भेज देगी, वहाँ वो छापेंगे, जिससे कि यूरोपियन जो ब्रिटिशवासी हैं उनको भारत की स्थितियों के विषय में ज्ञात हो सके और वहाँ के राजनेताओं को ज्ञात हो सके। इसलिए यह टेलीग्राफिक एजेंसी की बात की गई थी, जिसमें मेहता, नौरोजी, तैयब जी आदि को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग इन समाचारों को एकत्रित कीजिए। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 1 वर्ष में इसका खर्च 12,000 रुपये आएगा, तो इस धन की व्यवस्था भी करनी थी। बम्बई से ह्यूम मद्रास गए। मद्रास महाजन सभा थी, वहाँ उनके नेताओं से बातचीत किए। फिर मार्च में ये कलकत्ता पहुँच गए। कलकत्ता गए सुरेंद्रनाथ, वहाँ मनमोहन घोष के आवास, मनमोहन घोष के घर पे इन्होंने ये रुके और इनके जो सबसे करीबी लोगों में से थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, नरेंद्र नाथ सेन थे। तो इन लोगों से इन्होंने इन दोनों निर्णयों की चर्चा की कि एक अखिल भारतीय स्तर की एक पार्टी का गठन किया जाए और दूसरा टेलीग्राफिक एजेंसी का गठन किया जाए। लेकिन जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी से मिले तो सिर्फ टेलीग्राफिक एजेंसी की चर्चा इन्होंने की, उस अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस की चर्चा नहीं की है उनसे। उसके बाद ह्यूम शिमला चले गए, डफरिन से मिले, डफरिन को सारी बातें बताई और इन्होंने कहा कि 85 में हम लोग, इसी 85 में हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस आपका बम्बई में आयोजित होगा और बम्बई के जो गवर्नर हैं लॉर्ड री, वो इसकी अध्यक्षता करें। डफरिन ने इस बात से इनकार किया, इस बात से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई गवर्नर अध्यक्षता करे किसी राजनीतिक दल का, क्योंकि आप एक तरह से प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे और सरकार की आलोचना करेंगे। अगर मान लीजिए रे वहाँ पर अध्यक्षता कर रहे हैं और कोई ग्रांट का कोई शिकायत करे, आलोचना करे, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? अपनी ही सरकार की आलोचना वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए उन्होंने इससे कहा कि इनको दूर रखिए, आप लोग खुद ही अध्यक्षता कीजिए, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो यहाँ ये बात तय हो गई कि गवर्नर अध्यक्षता नहीं करेंगे। यह चीज़ इन्होंने, ह्यूम ने यह बात रिपन को भी बताई कि वो मना कर रहे हैं। डफरिन से जब मिले थे ह्यूम, तो इस बात को, जो डफरिन और ह्यूम के बीच जो वार्ता हुई थी, एक पत्र डफरिन ने लिखा री को, लॉर्ड री को बताया कि ऐसा है कि एक सज्जन आए थे जिनका नाम ह्यूम है और इनके पिता ब्रिटिश संसद के सांसद भी रहे थे, अच्छा योगदान था उनका, लेकिन ये थोड़े से सनकी किस्म के लगते हैं
उन्होंने कहा था कि ये थोड़े से सनकी किस्म के रखते हैं और ब्लाउतस्की के अनुयायी लगते हैं। इन्होंने ये एक सम्मेलन लोग करने जा रहे हैं और चाह रहे थे कि आप उसकी अध्यक्षता करें, मैंने मना कर दिया। और मना क्यों किया? मना इसलिए किया क्योंकि ये इस सम्मेलन में सरकार की आलोचना भी होगी और एक सरकारी पद पर एक सरकारी पदाधिकारी वैसे सम्मेलन की अध्यक्षता करे, यह उचित नहीं होगा। आप जरा इनसे सतर्क रहिएगा, हो सकता है ये आपसे भी मिले। तो डफरिन ने रे को पहले ही चेता दिया था कि इनसे जरा सावधान रहिएगा। फिर यह सम्मेलन जो होना था, इसके बाद ह्यूम चले गए ब्रिटेन। और ब्रिटेन गए क्योंकि 85 में आप देख चुके हैं 85 में क्या हो रहा था। 1885 में ब्रिटेन में चुनाव हो रहा था और एक भारतीय व्यक्ति भी ब्रिटेन के इस चुनाव में उम्मीदवार बना था लिबरल पार्टी की ओर से, डेफर्ट डेप्टफोर्ड निर्वाचन क्षेत्र से। उदारवादी दल के वो व्यक्ति कौन था? लाल मोहन घोष थे। तो लाल मोहन घोष भी इसमें उम्मीदवार थे। भारतीय जो थे वो लिबरल पार्टी की इसी समय डिग्बी नहीं, क्योंकि इसी समय 85 में ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का भी गठन हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इसी समय डिग्बी ने भी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को एक पत्र लिखा था कि अगर आप लोग मेरी सहायता करें धन आदि से, तो हम एक भारतीय सदस्य के रूप में ब्रिटिश संसद में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भी इस चुनाव में दिलचस्पी ले रहा है और यहाँ से सभी तीनों प्रेसिडेंसियों ने अपना अपना प्रचारक भेजा था। ह्यूम भी उसमें गए और ह्यूम भी प्रचार कर रहे हैं। वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश संसद है उसमें एक भारतीय दल बन जाए। भारतीय दल का मतलब ये कि अगर ये जीत जाते हैं तो ठीक ही है, साथ में जो ब्रिटेन के लोग हैं कुछ उम्मीदवार लिबरल के जो भारत से सहानुभूति रखते हैं, उनकी एक टीम बन जाए जिससे कि ब्रिटिश संसद में भारत संबंधी समस्याओं को उठाने वाले ये लोग हो जाएं। ये सांसद भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश संसद में रखें। लेकिन 85 का में इस चुनाव में लिबरल दल की बुरी हार हुई, कंजर्वेटिव जीते। फिर ये दिसंबर तक चले आए, 2 दिसंबर तक बम्बई चले आए। फिर अब यहाँ पहले से जो तय किया गया था कि पूना में ये सम्मेलन होगा, पूना में इस सम्मेलन की तैयारी थी 25 से 31 दिसंबर के बीच, लेकिन पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो इसलिए वह स्थान हटा दिया गया और बम्बई में इसे तय किया गया कि इस सम्मेलन को बम्बई में आयोजित किया जाए। तो यह सम्मेलन 28 से 31 दिसंबर 1885 को यह बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में आयोजित हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के प्रांगण में यह आयोजित हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसको भी नाम देना था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ही, लेकिन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हो चुका था 83 में ही, दूसरा 85 में भी हो चुका था। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसे कॉन्फ्रेंस की जगह कांग्रेस किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला कॉन्फ्रेंस, पहला सम्मेलन आपका 28 से 31 दिसंबर 1885 को बंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जो ह्यूम है वह 2 पार्टियों की बात तो 84 में ही कर चुके हैं, अंतरंग मंडल और अपनी पार्टी। जब ब्रिटेन गए थे 85 में, तो वो अपना परिचय कैसे देते हैं? वो अपना परिचय इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में दिए थे। तो ह्यूम ने ब्रिटेन में 85 में अपना परिचय किस रूप में दिया है? इंडियन नेशनल यूनियन
इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में, यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में अपना परिचय देते हैं। यानी इंडियन नेशनल यूनियन जैसी कोई पार्टी थी जिसे ह्यूम ने बनाया था। अगर यह कहा जाए कि इंडियन नेशनल यूनियन को किसने बनाया, किसकी पार्टी है, तो वो आपकी ह्यूम की पार्टी है। इस पार्टी की चर्चा भारत में अभी तक नहीं हो रही है। 5 दिसंबर 1885 को मद्रास के पत्र हिंदू में, 5 दिसंबर 1885 को मद्रास के पत्र हिंदू में इस पार्टी की पहली बार चर्चा हुई, इंडियन नेशनल यूनियन की। तब लोगों ने जाना कि इंडियन नेशनल यूनियन जैसी एक पार्टी है और इसी का कॉन्फ्रेंस बुलाना था। पहले पूना में बुलाना था, पूना में प्लेग फैल गया था, तो इसलिए पूना को कैंसिल किया गया। और पूना को कैंसिल करने के बाद यह सम्मेलन आपका कहाँ बुलाया गया? यह सम्मेलन आपका बुलाया गया बंबई में। ठीक, इस सम्मेलन में जो लोग उपस्थित थे, लगभग 100 लोग उपस्थित थे। इस जो सम्मेलन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे नाम दिया जा रहा है, तो कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह। तो कभी ये कांग्रेस का मतलब भी पूछा जा सकता है, तो लोगों का समूह होता है। तो यह इसे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया जा रहा है, इसमें 100 लोग उपस्थित थे। 100 लोगों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 72 थी। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 72 थी। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक, तो इस सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। ये सभी गैर सरकारी थे, कुछ सरकारी लोग भी इसमें शामिल हुए थे, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में थे। अब यह जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में तय क्या हुआ? इस सम्मेलन में तय हुआ, जो इसका उद्देश्य था, तय यह हुआ कि हम लोग सभी जो प्रेसिडेंसी के लोग हैं, जो राजनेता एक तरह से हैं, उन सबको एक जगह जोड़ा जाए और भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाया जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में एकता उत्पन्न की जाए और सभी एक साथ मिलकर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे। यानी भारत और ब्रिटेन के संबंध को और मधुर बनाने का कार्य यह कांग्रेस करेगी। ठीक, तो चलिए समय समाप्त होता है। तो इसके बाद हम लोग फिर, इसका सम्मेलन तो हो ही गया, अब सम्मेलन से आगे की बात करेंगे। धन्यवाद।